आपने ये तो कभी सुना होगा कि ज़मीन निगल गई या आसमान, मगर दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां ये होने का लोग दावा करते हैं। क्या हाल है दोस्तों? 5 दिसंबर 1945 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉरपीडो बम्बर विमान फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस फ्लाइट को कहा जाता है फ्लाइट 19। अपना 1 से 3 घंटे का ट्रेनिंग रूटीन मिशन पूरा करने के लिए कुछ ऐसी खास उड़ान नहीं थी, ये अपना रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कर रहे थे। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर है जिन्हें लीड किया जा रहा है फ्लाइट लीडर के द्वारा, जो कि बहुत एक्सपीरियंस पायलट हैं और वॉर वेटरन भी हैं। आज प्लेन ईस्ट की डायरेक्शन में उड़ान भरते हैं फ्लोरिडा के लिए। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आसमान एकदम साफ था, मगर उड़ान भरने के 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि हमारे कंपस में प्रॉब्लम आ रही है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं मगर इनका बैकअप कंपस भी फेल। ये दूसरे प्लेन के पायलट से पता करते हैं मगर उनके प्लेन के भी इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहे। स्क्वाड्रन लीडर का नाम है एलटी चार्ल्स टेलर। कंपस खराब होने के बाद काफ़ी अजीब से मैसेज सुनने को मिलते हैं। रेडियो ट्रांसमिशन से टेलर कहते हैं, "Both my compass are out and I am trying to find part loud rebel. If I am over land but it is broken in. I am sure I am in the key but don't know how port down. I don't know how to get the port loud rebel." मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। 4:56 टेलर को लगता है कि उनके विमान जो हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर हैं, इसलिए उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। सारे अपने विमान को कमांड देते हैं ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, मगर लेकिन कुछ फ्लाइट में बैठे क्रू मेंबर को लगता है कि वो अभी ईस्ट डायरेक्शन में ही हैं। उन्हें लगता है कि हमें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए वापस लौटने के लिए। इसी ऑर्डर के तुरंत बाद रेडियो मिशन में सुनने को मिलता है, "Damn it, if we could just fly west, we could get home, head west, damn it." यानी कुछ मेंबर को लगता है कि हमें वेस्ट में फ्लाई करना होगा वापस घर लौटने के लिए, लेकिन मौसम बिगड़ता रहता है, सूरज डूब जाता है और घने अंधेरा हो जाता है। लेकिन माना जाता है कि ये प्लेन 370 किलोमीटर ईस्ट में थे फ्लोरिडा से। 7:04 टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो मिशन आता है, "Ditch unless landfall. When the first plane drop below. All plane close up tight. Will have to 10 gallons. We all go down together." उसके बाद पांचों के पांचों प्लेन गायब हो जाते हैं। आज तक भी हमें नहीं पता कि उन प्लेनों के साथ क्या हुआ, वो कैसे गायब हो गए। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू एयर मरीनर टेक ऑफ करता है अपने 13 क्रू मेंबर के साथ। इसका मिशन था फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने निकलता है मगर ये खुद भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, अब रेस्क्यू एयर मरीनर के 13 लोग गायब। उसके बाद कई दिनों तक एनसीसी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। उस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट सर्च ऑपरेशन होता है ये उन दोनों फ्लाइट को ढूंढने का, मगर कोई अता पता नहीं चलता। ना तो कोई एयरक्राफ्ट का टुकड़ा मिलता है, ना तो कोई डेड बॉडी। बरमूडा ट्रायंगल बताया जाता है समुद्र का सबसे रहस्यमय हिस्सा, जहां पर 100 से ज़्यादा जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। एक ऐसा एरिया जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर बरमूडा तक और बरमूडा से लेकर फ्लोरिडा देश तक एक ट्रायंगल बन जाता है। ये एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर मील्स का है, जहाँ पर ये एरिया लाया करता है। इसके किस्से 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज करने निकले थे, तब उनका इस एरिया में कंपास खराब हो गया था। जब से इस एरिया के किस्से बहुत चर्चा में आ गए थे। शुरू होती है ये मिस्ट्री और उस वक्त में इसे कई नाम दिए गए, ग्रेवयार्ड ऑफ अटलांटिक, सी ऑफ डूम, सरगैसो ग्रेवयार्ड। ये ऐसे नाम थे जो उस वक्त में इस्तेमाल किए जाते थे, मगर जो बरमूडा ट्रायंगल नाम था उसे पहली बार 1964 में इस्तेमाल किया गया था। एक मैगजीन थी अर्गोसी नाम की, विंसेंट एच गदिस ने एक आर्टिकल लिखा 1964 में इस मैगजीन में, जिसका टाइटल था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस आर्टिकल में कई डिस्क्रिपेंसीज केस जो पिछले कई सालों में हुए थे बरमूडा ट्रायंगल में, उन्हें समराइज किया था और उन्हें लिंक किया था और यहाँ पर एक मिस्ट्री बनाने की कोशिश करी गई थी। कुछ तो है समुद्र में इस ट्रायंगल के एरिया में जो बहुत ही अजीब है, जिसका बहुत से विमान उस एरिया में जाकर गायब हो जाते हैं। हालांकि कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी उसमें कि ऐसा होता क्यों है, मगर इस आर्टिकल के बाद बरमूडा ट्रायंगल उस जमाने की बहुत फेमस मिस्ट्री बन गई थी। और इतनी फेमस मिस्ट्री बन गई थी कि कई किताबें उस पर लिखी गई, कई फिल्म उस पर बनाई गई, कई कंप्यूटर गेम बनाए गए, कुछ गाने तक भी लिखे गए उस पर। जो घटनाएं आपने शुरू में सुनी चार्ल्स टेलर और एयरक्राफ्ट मरीनर के बारे में, अगर वो घटनाएं आपको ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही हैं तो रुक जाइए। इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, खौफनाक कहानी है एलन ऑस्टिन की। साल 1881 में 210 फीट लंबा जहाज एलन ऑस्टिन न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। बहुत आम सी बात है, बहुत से जहाज जाते हैं,
मगर एलिन ऑस्टिन को समुद्र में एक अनजान जहाज दिखता है बरमूडा ट्रायंगल के पास में। बाहर से देखने में बहुत नॉर्मल सा जहाज लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं था। एलिन ऑस्टिन के कैप्टन ने सोचा कि मैं इसके अंदर जाकर देखता हूँ कि क्या हुआ है। जहाज के पास अपना जहाज लगाकर पहले 2 दिन तक इंतजार किया, अगर कोई हो तो पता चल जाए, रिस्पॉन्स मिल जाए। मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उस जहाज से। उसके बाद कैप्टन ने उस अनजाने जहाज में कदम रखा। इस जहाज के अंदर बहुत सारा नया सामान रखा था और जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं थी। इन लोगों को डर रहता था कहीं इनके शिप पर कब्जा न कर लिया जाए पायलट्स के द्वारा। मगर ये चीज़ तो इस जहाज़ के साथ बिल्कुल नहीं हुई थी। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वहीं थी, बिल्कुल सलामत थी। इसी रीज़न से एलिन ऑस्टिन के कैप्टन ने डिसीजन लिया कि मैं अपने कुछ क्रू मेंबर को इस जहाज़ पर भेजता हूँ और इस जहाज़ को अपने साथ लेकर चलता हूँ। 2 दिन तक तो वो दोनों जहाज़ साथ साथ आगे बढ़ते हैं, मगर 2 दिन बाद बहुत खतरनाक तूफान आ जाता है और गायब हो जाता है वो अनजाना जहाज़। तूफान खत्म होने के बाद एलिन ऑस्टिन के कैप्टन फिर उस जहाज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर उन्हें अपने लैंड से दिखाई पड़ता है वो जहाज़। जब वो उस शिप के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस शिप पर कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं है और जो अपने क्रू मेंबर को भेजा था वो भी अचानक से गायब हो चुके हैं। कहाँ गए वो क्रू मेंबर, आज तक उनका कोई अता पता नहीं चला। कहा जाता है कि एलिन ऑस्टिन के कैप्टन ने दोबारा कोशिश करी उस अनजाने जहाज़ को अपने साथ लेकर चलने की और क्रू मेंबर को भेजा उस जहाज़ को चलाने के लिए, मगर फिर जब तूफान आया तो यह सेम कहानी फिर दोहराई गई और ये जहाज़ फिर गायब हो जाता है और जो दोबारा क्रू मेंबर को भेजा था उनका भी कुछ अता पता नहीं। एलिन ऑस्टिन इस हादसे से इतना डर जाते हैं कि जब उनका जहाज़ समुद्र में से वापस लौटता है तो वो इस जहाज़ को जर्मन कंपनी को बेच देते हैं। वो जर्मन कंपनी इस जहाज़ का नाम बदलकर मेटा रख देती है ना। कितनी मस्त और लेजेंडरी कहानी। मगर अफसोस दोस्तों, ये एक कहानी ही है। ये कहानी बहुत पुरानी है, इसे वेरीफाई करना भी पॉसिबल नहीं है। जो कहानी बहुत पुरानी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, उस कहानी को वेरीफाई करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल होता है। और जो इस तरह की कहानी होती है उन्हें हम कहते हैं लेजेंड ऑफ अर्बन। बहुत से रैशनल थिंकर का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल भी एक लेजेंड है, बरमूडा ट्रायंगल ऑफ लेजेंड। इस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर बहुत सी थ्योरी बनाई गई हैं। कुछ का मानना है कि इन्हें एलियन उड़ा के ले गए और कुछ तो इनका बिलीव सी मॉन्स्टर पे डालते हैं और कुछ का कहना है कि यहाँ का एरिया ही ऐसा है, समुद्र में डूब जाते हैं जहाज और मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। ये थ्योरी तो बहुत अजीबोगरीब है, मगर हम उन थ्योरी पे फोकस करते हैं जो थोड़ी साइंटिफिक लगती हैं। एक एक्सप्लेनेशन दी जाती है इस बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। यहाँ का जो एरिया है बहुत शैलो एरिया है। अगर आप इसे सैटेलाइट के नक्शे पे देखते हैं तो आपको दिखेगा जो बहामास है यहाँ पर कैरेबिल आइलैंड है। इसके पास टर्कोइज कलर का एरिया दिख रहा है। बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ समुद्र का एक ऐसा हिस्सा जहाँ पर पानी गहरा नहीं है। आप देख सकते हैं जो गहरा समुद्र है उसके आसपास का एरिया सैटेलाइट में डार्क ब्लू कलर का दिखता है। ये एरिया अलग से स्टैंड आउट करता है। जब सैटेलाइट से देखते हैं तो कहा जाता है कि जो पुराने टाइम में जहाज होते थे वो यहाँ पर आकर अटक जाते थे। यहाँ पर शैलो वाटर होता है। अगर कुछ ऐसे पॉइंट की बात करी जाए जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा उभर कर आती है तो वहाँ बाहर दिखती नहीं है। इसकी वजह से यहाँ पर जहाज आकर अटक जाते थे। दूसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हरिकेन्स की मात्रा वन ऑफ द हाईएस्ट है। अगर आप देखें तो हरिकेन्स की मात्रा कौन से देश में ज़्यादा देखने को मिलती है तो नंबर 1 पर आता है चाइना, नंबर पर आता है यूएसए, फिर आता है क्यूबा जो इसी एरिया में लाई करता है। यूएसए में सबसे ज़्यादा हरिकेन्स कौन सी एरिया में आते हैं? फ्लोरिडा में आते हैं, जो इस एरिया में ही है। हरिकेन्स और वाटर स्काउट ज़्यादा फ्रिक्वेंसी से आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया जाता है मीथेन हाइड्रेट्स को लेकर। समुद्र के नीचे कुछ ऐसी जगहें होती है जहाँ ज़्यादा फील्ड पाई जाती हैं। मीथेन हाइड्रेट की ऑस्ट्रेलिया में साइंटिस्ट ने कुछ लेबोरेटरी में कुछ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए थे। उन्होंने देखा कि मीथेन के बबल होते हैं पानी में एक मात्रा से ज़्यादा तो पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और बॉयंसिटी बढ़ जाती है। जहाज की बॉयंसिटी मेंटेन नहीं हो पाती और जहाज पानी के अंदर डूब जाता है। ये वही लॉजिक हो गया, जब पानी के अंदर नमक ज़्यादा होती है तो पानी की डेंसिटी बढ़ जाती है और आदमी उस पर फ्लोट करने लगता है। जैसे कि डेड सी, क्योंकि डेड सी में पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए एक आम इंसान पानी के अंदर डूब जाए तो डेड सी पर फ्लोट करने लगता है। ये चीज़ यहाँ पर रिवर्स में हो रही है। अगर मीथेन ज़्यादा मात्रा में शिप के नीचे से ऊपर आए तो शिप डूब जाता है, वो भी बिना किसी वार्निंग के। पता भी नहीं चलेगा उसके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन
एक्चुअली में जितनी भी डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं बरमुडा ट्रायंगल को लेकर, वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है कि कोई भी एग्जैक्ट घटना इस मीथेन की वजह से हुई है। ये साइंटिफिक चीज़ है, मगर इसकी वजह से कोई घटना हुई हो ये अभी तक प्रूफ नहीं हो पाया। पांचवा एग्जाम्पल जो मेरी राय में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर है। इसे नाम दिया जाता है बार्डर-माइनहोफ इफेक्ट या फिर फ्रीक्वेंसी इल्यूजन। बार्डर-माइनहोफ इफेक्ट ये और फ्रीक्वेंसी इल्यूजन एक साइकोलॉजी इफेक्ट है। जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा नोटिस करते हैं तो वो हमें आसपास ज़्यादा दिखाई देने लगती है। याद करो, आपके परिवार में किसी ने नई बाइक खरीदी हो, जो बाइक का मॉडल आपने खरीदा है, उसके बाद आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक जब भी आप कहीं जाते हो या सड़क पर चलते हो तो उस चीज़ को आप ज़्यादा नोटिस करते हो। आपको लगता है कि जब से हमने वो गाड़ी खरीदी, उस गाड़ी खरीदने के बाद भी लोग उस गाड़ी को ज़्यादा खरीद रहे हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रेक्वेंसी उतनी ही कॉमन रहती है जितनी आपकी गाड़ी खरीदने से पहले थी। आपने वो गाड़ी खरीद ली है, इस वजह से आप उस गाड़ी को ज़्यादा नोटिस कर रहे हो। यही चीज़ बरमुडा ट्रायंगल के बारे में भी कही जाती है। ये बात सच जरूर है कि बड़े बड़े जहाज और विमान गायब हुए हैं बरमुडा ट्रायंगल के अंदर, लेकिन आपने नोटिस करने की कोशिश की हो तो दुनिया भर के कई एरिया में कई जहाज और विमान गायब हुए हैं, जहाँ पर बरमुडा ट्रायंगल आसपास में भी मौजूद नहीं। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है मलेशियन एयरलाइन, वो तो बरमुडा ट्रायंगल के आसपास में भी नहीं थी। असल में बात यह है, जब बरमुडा ट्रायंगल के आसपास में ज़्यादा घटनाएं हो रही थी तो तब लोगों ने ज़्यादा ध्यान बरमुडा ट्रायंगल पर दिया। बरमुडा ट्रायंगल के बाहर जब ऐसी घटनाएं होती तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। इसी वजह से बरमुडा ट्रायंगल का एरिया ज़्यादा चर्चा में आ गया था। जर्नलिस्ट लैरी कुज, जिन्होंने किताब लिखी बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व, वो कभी इसी सॉल्यूशन पर निकल कर आई। उन्होंने कहा शुरुआत में ऐसी घटनाएं हुई थी लेकिन टाइम के साथ साथ जब बरमुडा ट्रायंगल की मिस्ट्री और बड़ी मिस्ट्री बनती गई, कुछ लोगों ने अपनी कहानी क्रिएट करना शुरू कर दी और कुछ कहानी तो एकदम बकवास थी। असल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एलिन ऑस्टिन की कहानी जो मैंने आपको बताई, वो भी एक ऐसी ही कहानी बताई जाती है। अमेरिका के नेशन ओशियनिक एटमॉस्फेयर एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि कोई सबूत नहीं है कि जो जहाज और विमान बरमुडा ट्रायंगल में गायब हुए, जो मिस्ट्री डिस्क्रिपेंसीज हमें बरमुडा ट्रायंगल में देखने को मिलती है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होती है। बाकी समुद्र के एरिया के कंपैरिजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। उतनी ही डिस्क्रिपेंसीज बाकी एरिया में भी देखने को मिलती हैं। आशा करता हूं कि आपको बरमुडा ट्रायंगल से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।